नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल सहारण एकेडमी पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। आज अपने नए चैप्टर की शुरुआत जा रहे हैं कक्षा 10 के, जिसका नाम बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। एक्सरसाइज 2.1 अपने शुरू जा रहे हैं। आज दूसरा चैप्टर है कक्षा 10 का। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फर्स्ट यू गो देन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। यानी आपने संख्या रेखा का नाम सुना है, उस पर जितनी भी संख्याएं होती है सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती है। और अवास्तविक जो वास्तविक ना हो, और एक होती है आयोटा यानी रूट -1। एक का रूट तो निकलता है एक, लेकिन -1 का रूट नहीं निकलता। तो माइनस रूट यानी रूट के अंदर -1 आ जाए, उसके अपने क्या बोलते हैं, आयोटा लिखते हैं। आयोटा एक काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर। तो उसे छोड़कर अपने वास्तविक संख्याओं की बात करनी है। और वास्तविक जो संख्याएं हैं उन पर जो थ्योरम्स लगती है अपने, उनके बारे में पढ़ना है। वास्तविक संख्याओं का अध्ययन अपने कक्षा 9 व छोटी क्लासों में कर चुके हैं। जैसे इंटीजर क्या है, ये रेशनल नंबर क्या है, 8th क्लास में अपने किया है। वैसे अपने 10th में जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर, उन पर जो थ्योरम्स अप्लाई होती है अपने सिर्फ उसी का अध्ययन करना है। तो पहली थ्योरम बोर्ड पर लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब पहले तो मैं इसका थोड़ा सा परिचय दूंगा कि ये थ्योरम क्या है, यूक्लिड थ्योरम क्या है, फिर ये कहाँ से उठी है, कैसे निकली, वो अपने उस पर चर्चा करेंगे। पहले मैं इसके अन्य नाम है वो लिख रहा हूँ। अन्य नाम, अन्य बहुत सारे इसके नाम है, वो क्या क्या है। पहला नाम जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, यानी कि एक विभाजन प्रमेय का है। विभाजन प्रमेय है, इसलिए इसे विभाजन प्रमेय भी बोलते हैं। एक इसका विभाजन को कलन भी बोलते हैं। वैदिक पीरियड था, उसमें विभाजन को कलन बोलते थे, इसलिए इसे कलन विधि भी बोलते हैं, कलन विधि। और अपने छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं, छोटी क्लासों में पढ़ा था शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, वो यही है। रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय। ये जितने भी नाम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, विभाजन प्रमेय, कलन विधि, शेषफल प्रमेय, ये सारे इसी के नाम है। यूक्लिड जो थ्योरम है आपकी कक्षा 10 में दूसरे चैप्टर में, उसी के ये नाम लिखे मैंने, आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे इसके विस्तार में कि ये क्या कहती है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इस थ्योरम का कथन क्या है, अपने उस पर चर्चा करते हैं। क्या स्टेटमेंट है इस थ्योरम का, ये क्या कहती है थ्योरम कि इफ ए एंड बी, कि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, इफ ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई धनात्मक पूर्णांक है, कि ए व बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब अन्य दो पूर्णांक, अन्य दो धनात्मक पूर्णांक, अन्य दो तब अन्य दो धनात्मक पूर्णांक
Q व R इस प्रकार विद्यमान होंगे कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जहां आर की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी और बी से छोटी होगी। ये स्टेटमेंट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। एक बार और देखते हैं कि इफ ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन देयर एग्जिट Q एंड R एनी पॉजिटिव इंटीजर, थस A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कि ऐसे लिखा जा सके कि A और B कोई धनात्मक पूर्णांक है और अन्य पूर्णांक Q व R है वो भी क्या है, धनात्मक है, तब उनको ऐसे लिखा जा सके कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां R की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और B से छोटी हो। ये स्टेटमेंट है यूक्लिड विभाजन थ्योरम का, और ये जो अपने रिजल्ट निकला है यही यूक्लिड थ्योरम है, यही शेषफल थ्योरम है, और यही रिमाइंडर थ्योरम, कलन विधि, वो सारे नाम इसी के थे। अब इसे देखते हैं थोड़ा सा, क्या ये कि A और B धनात्मक पूर्णांक, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि A और B कोई धनात्मक पूर्णांक थे जिसमें A हो सकता है बड़ा हो B से, हो सकता है छोटा हो। तो यहाँ मैं बड़ा लेऊंगा कि A ग्रेटर देन B, कि A B से बड़ा है, और मैंने A में B का भाग दे दिया, तब भागफल Q और शेषफल R प्राप्त हुआ। जब अपने किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर का भाग देते हैं तो यही होता है अपने साथ। जैसे 24 है, या चलो 25 है, 25 में मैं 3 से डिवाइड करूं, 25 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 3 8 जा 24 और रिमाइंडर 1 रह गया। तो अब इसी को ऐसे लिखा जा सकता है कि 25 इज इक्वल टू, इसमें डिवाइड किया 3 से और भागफल कितना आया 8, तो 3 इंटू 8 और प्लस शेषफल रिमाइंडर 1, यानी ये सब इक्वल है कि 25 इज इक्वल टू 3 इंटू 8 24, 24 प्लस 1 25, ये इक्वल है। यही रिमाइंडर थ्योरम है, यही यूक्लिड थ्योरम है कि 25 और 3 ये कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है ये दोनों, और अन्य Q यानी 8 और R यानी 1, ये दोनों कोई अन्य पूर्णांक इस प्रकार है कि इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिखा जा सके, 25 को ऐसे लिखा जा सके। यही क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ सीरियस होने की कोई बात नहीं है इतनी बड़ी, अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपसे वादा करता हूँ जब अपनी ये क्लास ख़त्म होगी तो बिल्कुल आप खुद बोलेंगे कि हमें समझ में आ गया, क्योंकि मैं इसे लिंक करूँगा। छोटी क्लासों में आपने जो चीज़ की है मैं उसी से लिंक कर दूंगा इसे, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने छोटी क्लासों में आप क्या करके आए हैं, जहाँ इसका नाम क्या था, शेषफल प्रमेय था। छोटी क्लासों में आपने ये किया था वहाँ, और क्यों किया था, ये भाग देते थे, अपने भाग देने सीखते थे, या तो भाग पूरा चला जाता था या तो वैल्यू रिमाइंडर कितना बचता 0। जब भाग पूरा जाता तो रिमाइंडर 0, और भाग जब पूरा नहीं जाता तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता। पर क्या कभी ये सोचा कि जिसका भाग दे रहे थे, जैसे यहाँ 3 से डिवाइड किया इसमें, तो कभी भी रिमाइंडर 3 या 3 से अबव बड़ा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा।
यानी कि आर की जो वैल्यू होती है वो या तो भाग पूरा जाने पर 0 या 0 से बड़ी या जिसका भाग दे रहे हैं उससे छोटी होती है। तो ये आर की वैल्यू भी आपको नोट करनी है कि आर यानी रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो किन के बीच होती है, या तो 0 या 0 से बड़ी, और हमेशा छोटी होगी। यहाँ इक्वल टू नहीं है, सीधा लेस देन है कि जिसका भाग दे रहे हैं उससे छोटी होती है। अब ये यूक्लिड थ्योरम है और इनको रियल नंबर पर अप्लाई किया जाता है हमेशा। और वो नंबर क्या होंगे, रियल नंबर भी कौन से, पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव नंबरों पर ये थ्योरम अप्लाइड नहीं होगी। अब इसके अनुप्रयोग जो एप्लीकेशंस है वो देखेंगे अपने। एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन है यूक्लिड थ्योरम से एचसीएफ फाइंड करना, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना। तो अपने देखते हैं, अपने हेडिंग डाल दी यूक्लिड थ्योरम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ ज्ञात करना, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना। तो आपने महत्तम समावर्तक ज्ञात किए, छोटी क्लासें थी 6th 7th और 8th, उनमें आपने महत्तम समावर्तक ज्ञात किए है। और इसके साथ एलजीएम जिसे लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं वो भी आपने ज्ञात किए। पर वहाँ थोड़ा सा क्या है, अपने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते और यहाँ आकर इतना सीरियस हो जाते हैं कि एक नया नाम सुनकर यूक्लिड पर में एक हवा चला दी कि ये क्या है, पजल हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें अपने एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे और इसी थ्योरम से ज्ञात करेंगे। इससे पहले आपने क्या किया, अब तक आपने एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था, वो किस तरीके से सीखा था मैं उसकी बात कर रहा हूं। पहला तरीका था अभाज्य गुणनखंड करके। आपने अभाज्य गुणनखंड किए और एचसीएफ निकाल दिया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने 36, अपने एक एग्जांपल लिया 36 और 16, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। और कौन सी लगानी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी में आगे आएगा जो एक्सरसाइज 2.2 है, उसमें ये क्वेश्चन भी है और बोर्ड में कई बार आता भी है एक नंबर का, कि वहाँ एक नंबर दिया होता है और वहाँ डायरेक्ट ये नहीं पूछता कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ फाइंड करें, ज्ञात करें। वहाँ ये कहता है अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखो। तो वो उस पर भी अपने थोड़ी चर्चा कर लेंगे और स्पेशल चर्चा 2.2 में करनी है अपने, यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। आपने अभाज्य गुणनखंड किए हैं, कैसे करते थे कि ये 36 है, 36 को सबसे पहले किससे डिवाइड होगा वो देखते थे। ये एक इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड होगा और 2 किस पर जाएगा, 18 पर, 18 2 जा 36 और फिर 2 से 9 2 जा 18। अब ये ओड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 3 1 जा 3 1 जा 3। तो ये इसके क्या अपने निकले 2 2 3 3 क्या है इसके, किसके, 36 के प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। अब अपने 16 के निकालने सेम। अब 16 इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा, 8 2 जा 16 होते हैं। उसके बाद 4 2 जा 8 और फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए 16 के। अब यहाँ एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपने एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया था, जो उभयनिष्ठ है, जो दोनों में कॉमन है, जो सर्वनिष्ठ है, वो इसका एचसीएफ होगा। यानी यहाँ आपने टिक कर लिया 2 और यहाँ भी क्या है 2 है, एक और 2 है, यहाँ भी है, यहाँ और कोई 2 नहीं है तो इनको रहने देंगे। यहाँ दोनों में 3 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है। तो ओनली जो दोनों में कॉमन है उभयनिष्ठ है वो कितना है, 2 और 2। ये दो
इसके फैक्टर हैं 2 और 2, तो अपने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या आ जाएगा HCF। इनका HCF कितना आया 2 2 जा 4। ये क्या है 36 और 16 का क्या है HCF है, कितना आया 4 आया। एक तो आपने ये पढ़ी थी। दूसरी सेकंड मेथड HCF फाइंड करने का आपने 6th क्लास में 7th में ये किया है, वो क्या है जिसे बोलते हैं डिवाइड मेथड, भाग विधि। भाग विधि से कैसे निकालते हैं, भाग विधि से HCF फाइंड करना। यहां वही सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं 36 और 16 का। तो यहां सबसे पहले तो इसमें बताना पड़ता है कि बड़ा कौन है। 36 इज ग्रेटर देन 16, कि 16 से ये 36 यानी 36 क्या है बड़ा है। तो यहाँ जो बड़ी संख्या है उसमें भाग देंगे, 36 में 16 का डिवाइड करेंगे, और डिवाइड एक ही बार में करना है, ऐसे नहीं करना कि जैसे कोई नंबर आ जाए, ऐसे 352 है, इसमें 18 से डिवाइड करना है। तो यहाँ मैं ऐसे नहीं करूँगा 18 1 जा 18 और फिर रिमाइंडर बचा के फिर दोबारा डिवाइड किया, यहाँ ऐसे नहीं करना। यहाँ एक साथ डिवाइड करना है और करते थे अपने, यहाँ तो हो जाएगा, पर वहाँ जब 3 डिजिट नंबर आएगा तब आप भूल जाओगे ये बात, तो भूलनी नहीं है। यहाँ एक साथ डिवाइड करना है जितने तक संभव है। अब 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48, तो कहाँ तक लेंगे 16 2 जा 32 और रिमाइंडर बचा देंगे, शेषफल कितना आया 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे और अंदर किसे लेंगे 16 को, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 होते हैं, तो ये पूरा पूरा चला गया 4 4 जा 16। अब डिवाइड पूरा पूरा किससे गया, वही अपना क्या है HCF है। ये सिंपल मेथड था भाग विधि का, ये आपने छोटी क्लासों में की है। और यहाँ क्या यूज किया था कि भाग दिया, अंदर क्या था भाज्य, भाज्य में भाजक का भाग दिया, क्या प्राप्त हुआ भागफल, और रिमाइंडर क्या रह गया शेषफल। ये जितना भी है, यानी कि यहाँ भागफल शेषफल पर में लग रही है, जिसे आप रिमाइंडर थ्योरम बोलते हो, उसी से आपने HCF फाइंड की है। अब इसी का नाम यूक्लिड थ्योरम बन जाएगा। और इसी प्रक्रिया को अपने लिखना कैसे है, मैं चेंज कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। यहां भ्रमित और मत हो जाना, एक बार दोबारा बता रहा हूं, भाग विधि से आपने HCF निकाला था। भाग विधि क्या थी, यहां सबसे पहले क्या बताते थे, छोटा बड़ा कौन है, जो बड़ा है उसे अंदर लेकर भाज्य बनाकर जो छोटा है उसका भाग देते थे, और एक साथ भाग दे दिया और रिमाइंडर बचा दिया। फिर रिमाइंडर से भाग देना है और जिसका पहले भाग दिया था उसे अंदर लेकर, और ऐसी प्रक्रिया तब तक चलती जाएगी जब तक भाग पूरा पूरा ना चला जाए। और जिससे भाग पूरा गया है वही क्या होगा, जो आप नंबर लेके चले थे उनका HCF होगा। अब इसी प्रक्रिया को मैं किसमें बदल रहा हूं, यूक्लिड विभाजन थ्योरम से। तो आप बिल्कुल सामने देखिए, कुछ नहीं है, अभी तुरंत हल करेंगे। और यूक्लिड थ्योरम कुछ भी नहीं है, बस एक नाम है जो आपको याद रखना है। और आपकी कक्षा 10 में 2.1 में एक चैप्टर है यूक्लिड थ्योरम, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं है इसमें। और इसी भाग विधि को किस में बदल देंगे, अपने यूक्लिड थ्योरम में। अब यही एग्जाम्पल था कि 36 और 16 का इससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF फाइंड करना है, किसका 36 और 16 का। अब भाग विधि से तो अपने निकाल चुके हैं, वही सेम यहाँ करना है, बस ये भाग के जो सिंबल आपने यूज किए वो नहीं यूज करने। यहाँ लिखना क्या है, सबसे पहले इन दोनों में बड़ा छोटा कौन है, यहाँ लिखेंगे सिंस 36 इज ग्रेटर देन 16, 36 16 से बड़ा है। तो 36 को यहाँ लिखूंगा, भाग नहीं दूंगा। भाग कैसे देना है, भाग भी देंगे, यहाँ भाग दिए वैसे भाग नहीं देना। जो पहले मैंने स्टेटमेंट लिखाया था कि A को B से भाग देने पर QR शेषफल R, वो इसमें ऐड हो गया, यानी भाज्य इज इक्वल टू
भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसका प्रयोग करना है। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार और बात कर लेता हूँ, क्योंकि आपने छोटी क्लास में वो किया है, हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम हो गया और आप भूल चुके हैं। कई बार हो जाता है, भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है, मैं याद करवा देता हूँ कि ये भाग का निशान है, ये भाग का निशान है। अब इसके अंदर जो संख्या होगी उसका नाम होता है भाज्य, अंदर जो संख्या है उसका नाम भाज्य, और जिसका भाग देते हैं उसका नाम भाजक, और जो जितने पर भाग गया वो क्या है, भागफल। उसके बाद घटाया और क्या बच गया, शेषफल। ये याद रह जाएगा, आ गया होगा याद पहले का। यही यहां देखना है, यहाँ क्या है 36 को 16 से डिवाइड किया तो 36 क्या है, भाज्य, लिख लिया भाज्य इज इक्वल टू भाग किसका दिया, 16 का, और 16 क्या है, भाजक, तो लिख दिया 16। और भागफल कितने पर गया, भागफल 2 पर, तो इंटू 2 और प्लस ऐड कर देंगे ये 4, शेषफल कितना है, रिमाइंडर 4, ये इसमें ऐड कर दिया। अब ये इक्वल है, करके देख सकते हैं अपने यहाँ, 16 2 जा 32, 32 प्लस 4, 32 प्लस 4 ये 36। अब 36 इज इक्वल टू, ये इक्वल है भाई। अब इक्वल है तो आगे क्या करना है, आगे ये करूंगा, ये 16 आगे ले आऊंगा, यानी यहाँ बाद में क्या किया था, 16 को अंदर भाज्य बना दिया, यहाँ भी 16 भाज्य बन जाएगा 16। फिर 16 में भाग किसका दिया, रिमाइंडर क्या था 4, यहाँ रिमाइंडर क्या है 4, ये आगे आ जाएगा। अब 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 4 जा 16, और रिमाइंडर यहाँ लिखना पड़ेगा, रिमाइंडर कितना बचा, 0। जब रिमाइंडर 0 बचा उस टाइम आपका भाज्य कितना है, भाजक कितना है, सॉरी भाजक कितना है, किससे आपने भाग दिया था, वही आपका क्या होगा, HCF। इसलिए HCF इज इक्वल टू 4। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ये आपको आती है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये भी आने लगी। कुछ नहीं है इसमें, ये अगर आपको आता है तो इसी को तो लिखना है, यहाँ छोटा बड़ा बता दिया, ये रहा, उसके बाद भाग दिया, इसी प्रक्रिया को ऐसे लिख दिया, भाज्य बराबर, यानी रिमाइंडर थ्योरम क्या है, भाज्य बराबर जो अपने शुरू में लिखी थी A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो वहां A क्या था, भाज्य, B क्या था, भाजक, और Q क्या था, भागफल, और R शेषफल, तो प्लस शेष। यही रिमाइंडर थ्योरम है, यही यूक्लिड थ्योरम है, यही कलन विधि है, और यही विभाजन प्रमेय का है, सारों के एक ही नाम है। तो ये क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक एग्जांपल और लेऊंगा मैं, फिर आपके बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आप इसे नोट कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, फिर उसके बाद आपके ये बात क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, 420 130, 420 और 130, इन दोनों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF फाइंड करना है। बिल्कुल सेम जो आपने सीखा है अभी तक। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, छोटा बड़ा बताना। यहाँ सिंस कि बड़ा कौन है, 420 बड़ा है किससे, 130 से, तो जो बड़ा है उसी को लिख लेंगे, 420 इज इक्वल टू, और जो छोटा है उसका भाग देंगे, 130 से डिवाइड करूंगा, किसमें, 420 से। अब 130 का मैं 420 में डिवाइड करता हूं, तो 132 जा हो गए 260, और 133 जा कितने हो गए, 390। अपने पास जो नंबर है वो क्या है, 420, तो 390 उससे छोटा है 420 से। अगर एक और ले लिया 134 जा, तो वो ज़्यादा चला जाएगा,
520 तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ 520 तक नहीं जाना, इससे छोटा होना चाहिए, भाग दे रहे हैं। तो 133 जा कितने हो गए, 130 या 390, 390। अब 390 इससे कितना छोटा है, यानी इसमें से 390 माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहा, रिमाइंडर है क्या 30। 390 इसमें से माइनस कर दिया, रिमाइंडर बचा, वो इसमें ऐड कर दिया। अब ये इक्वल है, आप यहाँ जांच कर सकते हैं कि 133 जा हो गया 390, 390 प्लस 30 420 इज इक्वल टू 420। अब आगे क्या करना है, इस 130 को आगे ले आएंगे और फिर जो रिमाइंडर था उसी से डिवाइड करेंगे। अब 30 का डिवाइड करना किसमें, 130 में। अब 32 जा 60, 33 जा 90, 34 जा 120, 35 जा 150। यहाँ अपने पास नंबर है 130, तो कहाँ तक 34 जा 120 तक, 34 जा 120। और 120 को इसमें 130 माइनस करेंगे तो कितने रह गए, ओनली 10, वो यहाँ ऐड कर देंगे। अब ये इक्वल है, आप जांच करो, 34 जा 120 प्लस 10 इज इक्वल टू 130, इक्वल है। तो अब आगे चलो कि ये 30 आगे आ जाएगा, 30 आगे, और डिवाइड किससे करेंगे, 10 से। फिर 10 ये कितने पर डिवाइड होगा, 10 3 जा होते हैं 30। अब ये इक्वल हो गए, रिमाइंडर भी लिखना है, रिमाइंडर कितना बचा अब की बार 0। जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवाइड किससे किया था, वही आपका HCF होगा। तो यहाँ HCF क्या हुआ 10। इसे ऐसे लिखेंगे कि HCF ऑफ 420 एंड 130 इज इक्वल टू 10। इन दोनों का HCF कितना है, 420 का और 130 का 10। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, कुछ नहीं है, आप ऐसे सीरियस हो रहे हो, कुछ नहीं है, बस छोटा बड़ा बताना है और फिर जो बड़ा है उसमें छोटे का भाग देना है, और वही शेषफल रिमाइंडर थ्योरम। जब शेषफल 0 आ जाए, 0 आया उसी टाइम आपका डिवाइडेंड कितना है, भाजक कितना है, वही क्या होगा, HCF होगा। बिल्कुल सिंपल मेथड है। ये पहली एप्लीकेशन थी किसकी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF फाइंड करना, ये पहली एप्लीकेशन थी। अब इस यूक्लिड प्रमेय से अपने और क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं वो भी अपने देखेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं आगे। यूक्लिड जो थ्योरम है उसी की एक एप्लीकेशन अपने पढ़ चुके हैं कि HCF फाइंड करना। अब यूक्लिड थ्योरम की और एप्लीकेशंस क्या है उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। यूक्लिड थ्योरम से किसी इंटीजर, चाहे वो ओड इंटीजर है चाहे इवन इंटीजर है, उनकी कोई कंडीशन है वो प्रूव कर सकते हैं अपने। जैसे कि बोर्ड पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कि क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी कोई विषम है, ओड इंटीजर है, उसे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना, कि वह 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, ये अपने प्रूव करना है। यहाँ क्या रूप बनाना है उसका, कौन सा, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब विषम धनात्मक पूर्णांक आप सोचो क्या क्या हो सकते हैं विषम धनात्मक पूर्णांक। पहला विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, 1 है। दूसरा क्या है, 1 के बाद 2 आता है, 2 इवन है। आपको विषम जो ओड है उनकी बात करनी है, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे चलते जाएंगे। ये सारे के सारे क्या है, ओड इंटीजर्स है। इनको अपने प्रूव कर सकते हैं कि इनको लिख सकते हैं ऐसे कि 4 यानी इसमें 4 से डिवाइड करें। यानी कहने का अर्थ क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी ओड नंबर है, कोई भी ओड नंबर है और क्या है, पॉजिटिव है। अब उसमें 4 का डिवाइड करें, कोई भी एनीथिंग, और उसमें 4 से डिवाइड करें, तो जो रिमाइंडर है वो या तो 1 बचेगा या
3 बचेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये आपको प्रूव करना है। तो यहां मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा कि कोई 2 ऑड इंटीजर है। यहां मान लेंगे कि माना ए कोई ऑड इंटीजर है और क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। लेट ए इज ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है तथा b इज इक्वल टू 4, यानी भाग किसका दूंगा, 4 से। तो मैं b की वैल्यू कितनी लेऊंगा, 4 लेऊंगा, क्योंकि जो रूप बनाना है वो 4q+1 या 4q+3 के रूप का है, यानी उसमें डिवाइड किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है। तो यहाँ b की वैल्यू पहले ही अपने क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, b इज इक्वल टू 4 है। ये a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है और b इज इक्वल टू 4 कोई अन्य पूर्णांक है तो दोनों ही पूर्णांक। एक क्या है, ओड पॉजिटिव इंटीजर, और बी क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, और जिसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे यूक्लिड थ्योरम से, बाय यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड प्रमेय से क्या लिखा जा सकता है कि इस ए में जो ओड नंबर था पॉजिटिव, इसमें अगर मैं b से डिवाइड करूं यानी कि 4 से, यूक्लिड थ्योरम यही कहती है a इज इक्वल टू b से डिवाइड किया तो q भागफल और r शेषफल फाइंड हो जाएगा, जहां q और r के ही अन्य पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और r की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी और b से छोटी है। यही तो अपने पढ़ा था यूक्लिड थ्योरम में, वही यहाँ अप्लाई करनी है। और b की वैल्यू अपने कितनी लेके चले, 4 से। अब सिंस b इज इक्वल टू क्या है, 4 है, b की वैल्यू 4 है, यानी 4 का मैं भाग दे रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर मैं किसी नंबर में 4 का भाग दूं तो अगर भाग पूरा गया तो 0, शेषफल कितना बचेगा, 0। अगर भाग पूरा नहीं गया तो शेषफल, मैं कह दूं शेषफल बच गया 7, 4 का भाग दिया और शेषफल बच गया 7, तो क्या संभव है, क्या नहीं है। क्यों, क्योंकि शेषफल 4 ही नहीं बचेगा कभी। जब 4 की कंडीशन आएगी तब शेषफल 0 रह जाएगा। तो शेषफल क्या आएगा, अगर भाग पूरा गया तो 0 और भाग पूरा नहीं गया तो 3 तक, यानी 4 से छोटा। तो यहाँ b इज इक्वल टू 4 है। देन जो पॉसिबल रिमाइंडर्स है वो लिखने हैं। अतः संभावित शेषफल, अतः संभावित शेषफल, और शेषफल क्या है इसमें, r है। तब अतः r के संभावित मान, यानी r की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है वो लिखनी है। तो r अगर भाग पूरा गया तो 0 होगा, भाग पूरा नहीं गया तो 1 2 और कहां तक, 3 तक होगा। 4 नहीं लिखना है यहाँ, क्योंकि 4 की कंडीशन में 0 बचता है। तो ये 4 ही शेषफल प्राप्त हो सकते हैं जब किसी भी नंबर में, मैं यहाँ ओड इवन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी नंबर की बात कर रहा हूँ और वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं 4 का भाग दे रहा हूं तो मुझे ये बात पता है, आपको भी पता होनी चाहिए कि अगर 4 का भाग दें तो शेषफल कभी भी 0 से छोटा यानी नेगेटिव कभी नहीं बचेगा और 4 से बड़ा कभी नहीं बचेगा, यानी कि शेषफल 0 और 4 के बीच में होगा। यानी यहां लिख सकते हैं कि अगर b की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू 0 और 4 के बीच होगी। b की वैल्यू 4 यहां ली है मैंने, तो यहां नहीं लिखनी, यहां तो यूक्लिड थ्योरम लिखनी है, क्योंकि आपने यो लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसलिए यूक्लिड थ्योरम लिखनी जरूरी है। अब यहां आपने आगे क्या किया, b की वैल्यू 4 ली है। अब b की वैल्यू 4 है तो r के संभावित मान लिख लिए 0 1 2
और 3 तक, क्योंकि 4 का भाग दे रहे हैं तो 3 से बड़ा यानी 4 से छोटा ही शेषफल बचेगा और 0 से भी बड़ा बचेगा। 0 बच सकता है अगर भाग पूरा गया तो 0 से छोटा है, नेगेटिव कभी नहीं बचता। अब आगे ध्यान दीजिए, अब ये जो शेषफल निकले 0, 1 और 2 और 3, अगर r की वैल्यू मैं 0 ले, r की वैल्यू 0 मान ली कि शेषफल कि मैंने 4 का भाग दिया और शेषफल बच गया 0, तो आप सोचिए यहां जिसमें भाग दिया था वो नंबर क्या होगा कि 4 का भाग किस संख्या में पूरा पूरा जाएगा। आपने विभाजकता के नियम पढ़े थे, अब की बार भी थोड़े थोड़े पढ़ेंगे, 10वीं में आएगा कंसेप्ट, वहां इतनी बड़ी बात नहीं करूंगा। जो आपने छोटी क्लासों में करके आए थे, 8th में आपने विभाजकता नियम डिवाइड एंड रूल पढ़े थे कि कोई भी इवन नंबर है तो उसमें इवन का भाग जाएगा 2 से। ऐसे आपने पढ़े थे 11 से, 7 से, 6 का कब जाएगा कि 2 और 3 का जाए तो 6 का भी जाएगा, 4 का कब जाएगा जब लास्ट के तीनों नंबर, दोनों नंबर अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरे में 4 का डिवाइड जाएगा। अगर 8 से तो लास्ट के तीनों नंबर, कोई भी नंबर है उसके तीनों, अगर लास्ट के जो तीनों नंबर है वो 8 से डिवाइड हो तो पूरा जो नंबर है वो 8 से डिवाइड होगा। ये रूल आपको याद करवा रहा हूं मैं क्योंकि आप ये करके आ चुके हैं, अब उन्हीं को यहाँ अप्लाई करना है, पजल मत हो ये। अब अगर 0 बचता है रिमाइंडर शेषफल और भाग दे रहे हैं अपने 4 का, तो सोचिए कि 4 का भाग पूरा चला गया क्योंकि 0 बचता है वहां। तो अब 4 का भाग पूरा गया तो 4 का भाग पूरा किस में जाता है, इवन नंबर में या ऑड नंबर में, क्योंकि खुद 4 क्या है, इवन नंबर है जो कभी भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता किसको, ऑड नंबर को। विषम संख्या में कभी भी 4 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, तो किस में जाएगा, इवन में। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था क्या लिया है आपने, a की वैल्यू, a क्या है, विषम धनात्मक है, तो इसमें 4 का भाग कब पूरा कैसे जा सकता है, कभी नहीं जा सकता, तो यहाँ 0 नहीं ले सकते। फिर 1 के बारे में सोचा, 1 के बारे में सोचा तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 5 है, 5 एक ओड इंटीजर है और इसमें 4 से डिवाइड किया और 4 1 जा 4, रिमाइंडर रह गया 1, ये ठीक है, ये बात ठीक है। अगर मैं ले 9 तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर रह गया 1। ऐसे ही 17 ले लिया और 4 4 जा 16, रिमाइंडर रह गया 1। यानी ऐसी कंडीशन में 1 बच रहा है, और जिनमें 1 बचता है वो सारे नंबर क्या है, जिनमें 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है वो सारे नंबर क्या थे, जो मैंने 5 लिया, 9 लिया, 17 लिया, वो सारे नंबर क्या थे, वो सारे के सारे ऑड थे। तो यहाँ 1 ले सकते हैं, यानी r की वैल्यू 1 लेंगे। और यहाँ 2, वही बात, इवन नंबर में 4 से डिवाइड करेंगे तभी इवन रिमाइंडर बचता है, तो ये भी नहीं लेंगे, यानी 0 और 2 छोड़ देंगे और 1 और 3 रिमाइंडर लेंगे। अब 3 वाला और देख लो एग्जाम्पल। 3 वाला एग्जाम्पल क्या है, 3 बचाना है, तो जैसे 7 है, 7 को 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर रह गया 3। ऐसे ही 11 है, 11 को 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8 और रिमाइंडर रह गया 1। वही सेम कंडीशन आगे कोई अप्लाई हो सकती है कहीं भी। तो वैसे ही यहाँ शेषफल 1 और 3 होंगे। ये तो जो मैंने r के जो संभावित पॉसिबल वैल्यूज लिखी है वो सारी है टोटल, कि कब, जब कोई भी एनीथिंग इंटीजर है उसमें 4 से डिवाइड करें तो ये संभावित बचेंगे। अब देन तब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ a क्या है कि सिंस a विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम ओड पॉजिटिव इंटीजर है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए r इजिकल टू 1 एंड 3, सिर्फ r का मान क्या हो सकता है, 1 या 3, 0 और 2 कभी नहीं होगा, क्योंकि एक है विषम धनात्मक पूर्णांक। यही बात आपको यहाँ लिखनी।
देन तब क्या होगा कि जो ए है उसे किस रूप में लिख सकते हैं, मैं 1 और 3 लेकर, यहाँ सिर्फ आर की वैल्यू आप अप्लाई करेंगे कि आर की वैल्यू कब 1 और 3 बचेंगी, जब ए क्या हो, ओड इंटीजर हो। बस यही बात आपको लिखनी है। देन तब जो यानी क्वेश्चन कह रहा है वही बात अपने सेम यहाँ लिख देंगे कि तब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, BQ+1, ये 4Q+1, क्योंकि B की वैल्यू 4 है। Q को नहीं हटाना, क्यों, क्योंकि क्या नंबर था नहीं पता, बस नंबर इतना पता है कि वो क्या था, ओड इंटीजर था, ओड पॉजिटिव इंटीजर है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, बस अपने इतना ही जानते हैं। अब क्या था नहीं पता, इतना पता है कि इसमें भाग किसका दिए, 4 से डिवाइड दिए, 4 का भाग दिए, और शेषफल क्या क्या बचते हैं ये भी अपने पता है, और वो ओड था इसलिए जो शेषफल बचेंगे वो भी अपने पता है 1 और 3। अब भाग कितने पर गया, यहाँ मेजर नहीं करती है बात कि भाग कितने पर गया, यानी क्यू की जगह क्यू ही रहेगा। आपको 4 लिखना है, भाग 4 से दिया, कितने पर गया नहीं लिखना, क्यू का क्यू रहेगा, और प्लस शेषफल बचता है 1। या तो ये होगा कि पूर्णांक 4Q+1 या 4Q+3, जब शेषफल 3 है तो इस रूप का होगा या होता है। यही क्वेश्चन मैं कह रहा था वो प्रूव करो, ये बात यहां तक प्रूव होगी, ऐसे प्रूव करना है। ये यूक्लिड थ्योरम है, उसकी एप्लीकेशंस है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, अपने और भी क्वेश्चन करेंगे, आप इसे नोट कीजिए एक बार। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आपकी एक जो बुक है उसमें 10th क्लास की। तो यहां एक ही बात मैं समझा रहा हूं, यूक्लिड थ्योरम, यानी ये स्टेटमेंट आपको आना चाहिए। अगर मैं कह दूं कि आंख बंद करके और पेन आपको दे दूं लिख दो, तो आपको लिखना आना चाहिए, पेन नहीं रुकना चाहिए आपका। यानी आप 1-2 बार अभ्यास करो, आंखें बंद करके अभ्यास करो कि A = BQ+R, जहां R की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी और B से छोटी होगी। या इसे हिंदी में एक बार बोल लो कि भाज्य = यानी भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, कि क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और जहां शेषफल 0 या 0 से बड़ा और किससे छोटा, जिसका भाग देते हैं भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। और यही ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। तो यही सेम यहाँ A = BQ+R, जहां R 0 और B से छोटा होगा, यानी 0 < R B, ये R की वैल्यू होगी। ये यूक्लिड थ्योरम है, इसकी अपने पहली एप्लीकेशन पढ़ी थी HCF फाइंड करना, जो आपको बिल्कुल आ गया था। और ये सेकंड एप्लीकेशन है कि किस पर बात कर रहे हैं, अपने रियल नंबर्स पर, कि रियल नंबर को यानी किसी अन्य वास्तविक संख्या का भाग देकर जो उसका रूप बनता है वो रूप अप्लाई कर सकते हैं, अपने प्रूव कर सकते हैं कि यही होगा। अब चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे ओड है चाहे इवन है, भाग देकर अपने वो बात प्रूव कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अपने करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन अपने अगली क्लास में और करेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बात समझ में आ गई। आप वीडियो को और देखिए, दोबारा देखिए, अगर आपके थोड़ी सी अगर ऊक चूक है तो, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, अपने बिल्कुल आराम स्लो मोशन में चलेंगे और कवर अप करते जाएंगे। कहीं भी अगर त्रुटि हो तो क्षमा चाहूँगा, और वीडियो देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं कुछ नहीं ले रहा, अपनी जो फीस है कोचिंग की वो एक लाइक शेयर और एक सब्सक्राइब है। और प्लीज़ मैं ये
फीस चाहता हूं आप दीजिए मुझे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स ऑल ऑफ